तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 7 अक्टूबर। आई होप आप सब दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैं तो यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स को। आप लोगों के लिए इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, तो इतनी एग्जाम के लिए आवश्यकता भी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की तो एक ही न्यूज है, आप सबने पढ़ लिया होगा, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग फाइनल हो गई थी। उसमें है ना कुछ डिसीजन लिए गए, जैसे कि रेपो रेट अनचेंज रही है। क्या रहा? रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। तो दोस्तों, हम यहाँ थोड़ा बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, रिव्यू कैसे करते हैं, रेपो रेट वगैरह के बारे में एक एक करके हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में दोस्तों दो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरे इकोनॉमिक्स में केवल दो ही पॉलिसी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और जो काम की होती है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में इसको कहते हैं मौद्रिक नीति। दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। ये दो पॉलिसी के माध्यम से किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों बनाता उस देश का सेंट्रल बैंक। उस देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ इंडिया में इसको कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। और अन्य देशों में जो जो भी वहाँ का सेंट्रल बैंक होगा, जैसे कि अमेरिका में अलग होगा, फेडरल बैंक होता है, जैसे यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड होता है, ऐसे हर देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। फिस्कल पॉलिसी उस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन जी। तो ये निर्मला सीतारमन जी का जो ऑफिस है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो फिस्कल पॉलिसी को बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध होता है दोस्तों लोन से। आरबीआई के माध्यम से पैसा पहुंचता है बैंक के पास, बैंक के माध्यम से पहुंचता है आम आदमी के पास में। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली लोन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लोन की है ना क्वांटिटी घटा देते, बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं और डिक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। फाइनेंस जो मिनिस्ट्री की जो फिस्कल पॉलिसी जारी होती है, इसका संबंध होता है दोस्तों उस देश के बजट से। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर जो टैक्स वगैरह है ये शामिल किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से होती है, गवर्नमेंट स्कीम पर है ना खर्च करता है। तो जो गवर्नमेंट की आय व्यय संबंधी जो पॉलिसी होती है ना, वो फिस्कल पॉलिसी होती है। इसमें कभी टैक्स घटा देते हैं, कभी टैक्स बढ़ा देते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो ऐसा हम दो चीज समझ के मोटा मोटी कि एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो देश का सेंट्रल बैंक बनाता है, जिसमें क्या होता है बाजार में जो पैसे की मात्रा होती है, मनी सप्लाई, लोन की मात्रा, उसको कंट्रोल करते हैं, घटाते बढ़ाते। क्यों करते हैं हम देखेंगे आगे। फिस्कल पॉलिसी होती है देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, जो बजट के माध्यम से एक्सप्रेस होती है। इसमें टैक्स वगैरह, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, सब्सिडी है, इसके माध्यम से देश का डेवलपमेंट किया जाता है। यहां तक हम बात समझ गए, तो हम बढ़ेंगे आगे मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सीधा देखो, सबसे पहले तो कौन बनाता है इसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बनाता है। इसमें चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम, समय के हिसाब से, देश के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, दुनिया में क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करता रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, वो होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, महंगाई को नियंत्रण। आप सब जानते हैं महंगाई से आम जनता को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसी बनाता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये कैसे करता है? ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करके करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करके करता है। कैसे करता है मैं इसको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो किसी देश में 100 कारें हैं, पैदा हो रही है, या बाइक प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्री है, उसमें 100 कार है और बाइक प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन खरीदने वाले कितने हो गए? 200 हो गए। क्यों? इनके पास पैसा बहुत है। पैसा बहुत है, क्यों? इनको लोन मिल रहा है इजीली, बैंक से इजी सस्ता लोन मिला, तो ये क्या करे? कार खरीदने चल गए। अब जब कारें 100 बन रही है और जो खरीदने वाले 200 हैं, तो महंगाई बढ़ेगी घटेगी? तो ये कार की क्या करेगा मालिक? इन्फ्लेशन, महंगाई को बढ़ा देगा, कार महंगी कर देगा। तो अब आरबीआई को इसको कंट्रोल करना है तो कैसे करो? ये 200 की जगह 100 ही कर दो। जो 200 लोग डिमांड कर रहे हैं ना, बेसिकली उसको घटा दो। घटा कैसे दो? लोन महंगा कर दो। लोन महंगा कर दो। लोन महंगा कर दोगे तो लोग पैसा कम लेंगे, तो देश में क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सीधी सी बात है। आरबीआई क्या करता है? लोन को महंगा सस्ता करके बाजार में मनी सप्लाई कंट्रोल कर देता है। अगर सस्ते दाम पर लोन मिल रहा है, सबको 5% 6% पर अगर कार लोन मिल रहा है, तो हर आदमी लेना पसंद करेगा। लेकिन अगर कार लोन 16% में मिलता है, तो कई लोग कार लोन लेंगे नहीं, कि बाद में जब भविष्य में सस्ता होगा तब लेंगे। तो अपने आप क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगा तो क्या होगा? अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। भाई जो महंगाई होती है वो क्यों होती है बताओ? इन्फ्लेशन का सीधा सा एक ही लॉजिक होता है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच। डिमांड सप्लाई का मिसमैच। सपोज करो मिसमैच, सपोज करो टमाटर, 100 व्यक्ति टमाटर खाने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन मानसून खराब हो गया या कोई फसल बिगड़ गई और जो टमाटर की सप्लाई घट गई, तो टमाटर महंगा होगा सस्ता होगा? टमाटर महंगा हो जाएगा। अभी लेटेस्ट में टमाटर 200 रुपए केजी तक पहुंच गया था। क्यों पहुंच गया था? क्योंकि टमाटर की खाने वाले तो उतने ही थे, डिमांड तो उतनी थी, लेकिन सप्लाई
नहीं आ पाए, फसलें खराब होगी, कई सारे रीजन थे उसके, तो इससे क्या होगा भाई, टमाटर महंगे हो गए। तो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच से क्या होता है, महंगाई पैदा होती है। अगर डिमांड ज्यादा हो जाए, कोरोना के काल में, कोविड के टाइम पे आप अचानक से जो कोविड इंस्ट्रूमेंट थे, ऑक्सीमीटर था, उनकी कीमतें क्यों बढ़ गई, क्योंकि उनकी डिमांड दोस्तों अचानक से बढ़ गई। अचानक से डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब किसी तरह से डिमांड को कंट्रोल कर लो, डिमांड को कंट्रोल कर लोगे तो क्या होगा, तो अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। सपोज करो हाउसिंग लोन बहुत सस्ता है, ये जो हाउसिंग लोन है ये चीप है, 6% में मिल रहा है। तो अब हर आदमी क्या करेगा, हर आदमी हाउस बनाने के लिए लोन ले लेगा। लोन ले लेगा तो फिर क्या होगा, सीमेंट की, स्टील की सबकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो चीजें महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर आरबीआई चाहता है महंगाई कंट्रोल करना, तो ये लोन 6 की जगह इसको कर दो 10%। तो कई लोग क्या करेंगे, अब कई लोग अब लोन नहीं लेंगे। लोन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो उन चीजों की जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोन सस्ता महंगा करता रहता है, लोन की मात्रा घटाता बढ़ाता रहता है। इसी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब ये दोस्तों समय के साथ बदलती रहती है, हर टाइम हर स्थिति नहीं होती, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो उसी अकॉर्डिंग आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के लिए दोस्तों एक कमेटी बनी हुई है देश में, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मतलब कोई एक आदमी डिसीजन नहीं ले कि बाजार में क्या स्थिति हो रही है, लोन सस्ता करना है महंगा करना है, तो उसके लिए एक कमेटी बना दी भारत सरकार की तरफ से कानून में बदलाव करके। आरबीआई जो एक्ट है 1934 में यह कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। जो आरबीआई का गवर्नर होते हैं, गवर्नर साहब, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर प्लस एक आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। साथ में 3 बार के एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। मतलब 3 तो आरबीआई के घर से, आरबीआई का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और ईडी। 3 बार से जो एक्सपर्ट होते हैं अपने में फील्ड के, कोई बड़ा प्रोफेसर है, कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट है, ऐसे लोगों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाता है। ये कमेटी मेजोरिटी से डिसाइड करेगी। कमेटी में हर मेंबर की अपने में राय हो सकती है, लेकिन बहुमत के माध्यम से डिसाइड करेगी कि आगे उसको क्या करना है, ठीक है बात। दोस्तों ये कमेटी की मीटिंग सामान्यतः हर 2 माह में होती है। हर 2 माह में इस कमेटी की मीटिंग बैठते हैं। जैसे इसकी सबसे पहली मीटिंग हुई होगी हर साल की स्टार्टिंग में अप्रैल में, फिर जून में हुई होगी, फिर अगस्त में हुई होगी, और जो लेटेस्ट में जो मीटिंग हुई है वो सितंबर और अक्टूबर में हुई है। इस साल की जो फाइनेंशियल 2023-24 चल रहा है, इसकी कौन सी मीटिंग हो जाएगी, ये 4th मीटिंग हो जाएगी। ये 3 दिन तक चलती है। 3 दिन तक वो लोग मिलते हैं आपस में, 2 दिन तो डिस्कस करते हैं, और लास्ट के दिन जैसे कि कल 6 तारीख थी, तो 4 से 5 तारीख को इन्होंने डिस्कस किया। फिर 6 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास गवर्नर साहब आते हैं मीडिया के सामने और सबको बताते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया। तो सबसे जो मेन चीज जिस पर डिसाइड रहता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट पर। रेपो रेट पर दोस्तों, रेपो रेट कहते हैं जैसे कि भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंकों का बैंक है, क्योंकि बैंकों को लोन देता है, बैंकों का पास पैसा अपना जमा भी कर लेता है। तो जैसे आरबीआई ने जो बैंकों को लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, 14 दिन, 28 दिन, 90 दिन तक, ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, तो उस पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा। उस ब्याज को ही कहते हैं रेपो रेट। मैं फिर बता रहा हूं, बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन उधार ले लेते हैं, उसको कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। अब अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, सपोज करो रेपो रेट बढ़ा देता है, तो इससे क्या होगा, इससे है ना बैंकों को लोन महंगा मिलेगा। बैंक को जो लोन होगा ना वो क्या होगा, उसकी रेट बढ़ जाएगी। अगर बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो जनता को लोन सस्ता देगा, महंगा देगा। जनता को जो कंज्यूमर है, कस्टमर है या कंज्यूमर है, उसकी जो लोन की रेट है वो भी बढ़ जाएगी। जब लोन महंगा हो जाएगा तो कई सारे लोन नहीं लेंगे, तो इससे क्या होगी, बाजार में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी महंगाई बहुत बढ़ती है ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है देश में, तब आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है। इसके माध्यम से जो लोन की रेट है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो अभी यही नजर चल रही थी कि आरबीआई रेपो रेट पर क्या करेगा। पिछले, आपको पता होगा, मैंने कई बार बता रखा है, पिछले 1-2 साल से लगभग पोस्ट कोविड में कदो 2021 के बाद से पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है। पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है। लगभग हर दुनिया का हर देश आज ये डेट में महंगाई का सामना कर रहा है। इंडिया में भी आपने देखा होगा महंगाई रेट कंपेयर टू काफी हाई है, 5-6% है, पहले 8-9% तक भी चल गई थी। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, रेपो रेट बढ़ाएंगे। तो रेपो रेट बढ़ाई, पूरी दुनिया ने रेपो रेट बढ़ाई है, पूरी दुनिया में आज के डेट में लोन महंगे हो रहे हैं। आरबीआई में लगभग पिछले 1 साल में अब तक 200 बीपीएस मतलब 2.5% रेपो रेट बढ़ा चुका है। पहले लगभग ये 2021 के आसपास 4% हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 6.5% कर दिया। तो लोन महंगे हो रहे हैं, लोन महंगे हो रहे हैं, तो दोस्तों इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। लेकिन अब आरबीआई को लग रहा है कि ठीक है, महंगाई लगभग मैनेजेबल स्थिति में है, 5-6% के आसपास है, तो ऐसा ज्यादा स्थिति में नहीं है। तो इसलिए अब क्या कर रहा है, आरबीआई रेपो रेट नहीं बढ़ा रहा। मैं यहाँ पे और बता दूं, आरबीआई को क्या होता है, गवर्नमेंट ने टारगेट दिया रखता है कि भाई इतनी महंगाई रखनी है। वो टारगेट है 4 ± 2%।
इसका मतलब होता है 2 से 6% के बीच में आरबीआई को महंगाई रखना है। इससे ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ने देनी, 6 से ज्यादा और 2 से कम नहीं रखने। तो इस महंगाई की रेंज के आसपास आरबीआई रखने का प्रयास करता है। तो अब आरबीआई ने लगभग पिछले 2-3 जो मीटिंग चल रही है उसमें रेपो रेट को होल्ड कर रखा है। पहले रेपो रेट बढ़ाई थी ताकि महंगाई कंट्रोल में आए, लेकिन अब आरबीआई को कहीं ना कहीं लग रहा है कि महंगाई कंट्रोल में आ रही है, इसलिए अब वो रेपो रेट को नहीं बढ़ा रहा। तो जो कल की मीटिंग का सबसे मेन डिसीजन था, और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, हर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का इंतजार करता है कि कब 2 महीने खत्म होंगे, कब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी, कब हम उसका क्या डिसीजन लिया वो देखेंगे। तो हर इकोनॉमिस्ट इंतजार करता है कि रेपो रेट का आरबीआई क्या करेगा। तो रेपो रेट ने दोस्तों कल कोई चेंज नहीं किया, 6.5% का 6% ही रहा। तो यहां तक अगर आपकी मेरी बात क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप ये जो जी बिजनेस की न्यूज देखिए, आरबीआई एमपीसी मीटिंग हाईलाइट, एमपीसी डिसाइड यूनिमोसली टू कीप रेपो रेट ऑन होल्ड। रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, सर्वसम्मति से 6 मेंबर थे, 6 के 6 ने ये कहा कि भाई रेपो रेट बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो 6.5% पे है उसको यथास्थिति बने रहने दो। उसके बाद आप सेकंड न्यूज देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की आरबीआई पॉलिसी एमपीसी इट्स पोज। जो इसने क्या किया, पोज मतलब स्थिरता बनाए रखी है, और 4 टाइम्स रेगुलर 4 टाइम तक कोई रेपो रेट नहीं बढ़ाई है, और 6.5% पे ये स्टेबल है। ठीक है बात। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इसमें एमपीसी क्या क्या करता है। तो मैंने एमपीसी के बारे में आपको ब्रीफ में बताया। सबसे जो मेन इंतजार रहता है वो रेपो रेट का रहता है दोस्तों, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अब रेपो रेट में चेंज नहीं किया तो बाकी और रेट में चेंज नहीं होता। मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट के बारे में नॉलेज होगी, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं। तो दोस्तों जो होता है, जैसा कि आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को सेट करता है। ये रेपो रेट है, सबको 6.5% है, तो इसने बाकी रेट है रेपो रेट से कनेक्ट कर रखी है, जैसे कि ये बैंक रेट है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 2 रेट क्या होती है, रेपो रेट से हमेशा 0.25% ज्यादा होती है, फिक्स है। रेपो रेट में चेंज करता है, बैंक रेट में कोई चेंज नहीं करता। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता तो बैंक रेट एमएस अपने आप बढ़ जाते। तो बताओ ये कितने होंगे, ये 6.75% होंगे। इसके बाद दोस्तों एक एचडीएफ होती है, ये एचडीएफ रेपो रेट से हमेशा 0.25% कम होती है। तो ये कितनी रहेगी, ये 6.25% रहेगी। तो जब आरबीआई ने बैंक रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, तो फिर क्या बताओ, बैंक रेट, एमएसएफ, एचडीएफ, इनमें चेंज होगा क्या? तो इनमें बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये तो वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। तो ये बिल्कुल है, ये रेपो रेट 6.5% पर, बैंक रेट 6.7% पर, और एचडीएफ 6.25% पर। इसके अलावा 2 रिजर्व रेशियो होते हैं, सीआरआर में भी आरबीआई ने कोई चेंज नहीं किया, 4% पर स्टैंडिंग है। स्टेट जो एसएलआर होता है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, वो 18% पर नो चेंज किया गया। तो आरबीआई ने एक तरह से इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया गया किसी भी प्रकार का। आप देख सकते हैं ये डिटेल में, रेपो रेट नो चेंज 6.50%। रिवर्स रेपो एक रेट होती है जो 3.35% पर स्टेबल है, कोई चेंज नहीं किया गया। एचडीएफ में कोई चेंज नहीं किया गया, सीआरआर में कोई चेंज नहीं किया गया, एसएलआर में 18% में कोई चेंज नहीं किया गया, एमएसएफ पे 6.75% में कोई चेंज नहीं किया गया, बैंक रेट में कोई चेंज नहीं किया, किसी भी रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। दोस्तों आप इसको याद कर लें, लेटेस्ट में कोई भी एग्जाम आएगा बैंक का या कोई भी एग्जाम का, तो उसमें सीधा पूछते हैं कि वर्तमान टाइम में बैंक रेट कितना है, सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, एमएसएफ कितना है, रिवर्स रेपो कितना है। तो सीधा आपको ये सारा डेटा एकदम से याद करना है। इसके अलावा दोस्तों 2 और काम करता है आरबीआई इसमें। ये तो रेट दिखा करता है, आरबीआई साथ में एक इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन करता है कि भाई इस साल इन्फ्लेशन कितनी रहेगी। जब तक आरबीआई इन्फ्लेशन का अनुमान नहीं लगाएगा भविष्य में कितने होने वाली, तो वो रेपो रेट को कैसे सेट करेगा। तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन में अनुमान लगाया कि 2023-24 है, फाइनेंशियल अभी चल रहा है, इसमें जो महंगाई है कौन सी, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें 5.4% रहने का उम्मीद है, जो कि आरबीआई की रेंज कितनी थी, 4 + -2 मतलब 2 से 6% के अंदर रहेगी। तो ये इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्शन होता है, अनुमान होता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आरबीआई ने 2023-24 के लिए जो महंगाई का कितना अनुमान लगाया गया, तो 5.4% लगाया गया। इसी प्रकार से दोस्तों 2023 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने वाली है। मैंने आपको कई बार बता रखा है, जीडीपी ग्रोथ रेट की कई संस्थाएं, हर संस्थाएं अनुमान लगाती है कि 2023-24 कितनी रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने लगाई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लगाई है, ओईसीडी ने लगाई है, इसी प्रकार से आरबीआई भी लगाता है। तो आरबीआई ने इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में जो अनुमान लगाया वो है 6.5% का, कि भाई 2023-24 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने की उम्मीद है। दोस्तों ये डेटा भी आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने जितने भी डेटा बताए सारे याद रखने वाले हैं, सब कुछ एग्जाम में पूछते। तो दोस्तों यही था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग थी कल, उसमें जो डिसीजन लिया मैंने बता दिया। आप इनको रट लें, ओरली रट लें, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।